जब महामारी आई तो पूरे विश्व में इस बात पर ध्यान केंद्रित हुआ कि हमें हमारे हेल्थ सेक्टर्स के ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि आगे इस तरीके की महामारी या ऐसी कोई चीज़ हमसे, जैसे लंपी अभी आई हुई है, उस वक्त हमारे हेल्थ का ढांचा मजबूत हो। जिस तरीके से कोलैप्स हुए उस तरीके की व्यवस्था हमें आगे ना देखनी पड़े। अरे रुक जाइए हमीर सिंह जी, वापस भेजो राठौर साहब को। सरकार की मंशा क्या है, किस उद्देश्य से वो बिल लेकर आई है? निवासी को स्वास्थ्य के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। हमें देखना पड़ेगा इनको तीन पहलुओं में इस बिल को। पहली चीज कि ये कानून के माध्यम से स्वास्थ्य ढांचा व प्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का जरिया बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ सुधार सेक्टर रिफॉर्म्स में, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स में आएंगे कि नहीं आएंगे। लोगों के स्वास्थ्य के अधिकारों का संरक्षण क्या हम इस कानून से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और जो आम जन, गरीब, निराश्रित, जिसको हम ये अधिकार देना चाहते हैं, उसको सशक्तिकरण, वो पावर, वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट क्या हम इस कानून से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो तो हम हेल्थ राइट डिराइव करते हैं। आज हम इस सदन के अंदर एक हिस्टोरिक रहे हैं। हम स्पेसिफिक होने से बच रहे हैं, हम गारंटी देने से बच रहे हैं, और गारंटी शब्द का इस्तेमाल हमने इस विधेयक के अंदर नहीं किया। स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी अगर नहीं देंगे तो यह बिल कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। पब्लिक डोमेन में जो ड्राफ्ट रखा था उसमें हमने गारंटी की बात कही थी। बहुत अच्छी बातें भी इसमें कही गई हैं। एक बहुत ही संवेदनशील क्लॉज हम इसमें लेकर आए हैं कि अगर कोई महिला किसी पुरुष चिकित्सक के जांच के समय असहज है तो महिला को साथी रख सकती है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन से स्वास्थ्य सेवाएं हम बिना भेदभाव के दें, और ऐसे अनेकों बहुत सारे सुझाव हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। लेकिन बहुत से शब्द, क्योंकि उनका अर्थ क्या है इस पे विवाद उत्पन्न होगा, ये ग्रे एरिया हो जाएगा। एक उदाहरण राठौर साहब जोधपुर के प्रकरण का दे रहे थे मेरे बारे में, उसके अंदर भी ये ग्रे एरिया का विवाद आया था। हॉस्पिटल ये कहता है कि ये व्यक्ति जब आया तो उसने चिरंजीवी का लाभ लेने के समय हमें नहीं बताया, और उसने अगले दिन बताया। वो जीवन और मृत्यु की आपातकालीन इमरजेंसी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उसको दिया गया। तो हमने ये आर्ग्यू किया कि जब वो इमरजेंसी सिचुएशन में आया तो उस वक्त जीवन और मृत्यु की उस परिस्थिति में उसकी मानसिक स्थिति ये नहीं होती कि वो आपको बताए कि मैं क्या लाभ ले सकूं। जीवन बचाना ध्येय होता है। लेकिन अगले दिन 8 बजे जब उसने बताया कि आप मुझे चिरंजीवी में लें, तो मैंने कलेक्टर से संवाद किया। कलेक्टर से बात करी तो कलेक्टर ने ये कहा कि यहाँ पर एक ग्रे एरिया है कि पहले अगर किसी ने नहीं बताया है तो अब उसको दे पाए कि नहीं दे पाए। तो मैंने कलेक्टर से ये कहा कि ये ग्रे एरिया नहीं है, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर नहीं बता पाया, किसी विशेष परिस्थितियों के कारण इमरजेंसी सर्विस में आया था, और अगर वो चिरंजीवी का बताता है, तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि उसको लाभ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, इनको परिभाषित करने की जरूरत है। बिल के प्रियम्बल में ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ राजस्थान का उल्लेख किया है। मैं इस पर बहुत जोर देना चाहूंगी। साधारण निवासी का नाम दिया गया है। मैं चाहती हूं कि रेजिडेंट से मतलब क्या है, इसको आप उल्लेख, परिभाषित, इसको डिफाइन करिए।
उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने ओपीडी, आईपीडी, हमारी जांचें, दवाइयां सब निःशुल्क कर दी। पहले थे 5 रुपए की, 20 रुपए की पर्ची कटवाते थे। अब हमने कह दिया कि जिसके पास जन आधार कार्ड होगा उसे हम ये निःशुल्क देंगे। ये भी एक फॉल्टी कॉन्सेप्ट है। हमने ये बैरियर और राइडर लगाकर एक बहुत बड़ी जनसंख्या को एक्सक्लूड कर दिया जब हम कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गिव अ राइट टू एवरीबडी। एक लार्ज पॉपुलेशन को, द मोस्ट नीडी को हम एक्सक्लूड कर चुके। अब ये बताइए कि रेजिडेंट क्या होगा? वो जिसके पास जन आधार कार्ड होगा, वो जिसके पास परमानेंट एड्रेस होगा, या वो जो निराश्रित है, होमलेस, माइग्रेंट, रेफ्यूजीज, वो मजदूर वर्ग जो बाहर से आता है और हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है? कौन होगा? इसीलिए हमें जरूरत है कि हम इसको डिफाइन करें। एक बात ये आती है कि अगर हम सबको इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये नेट माइग्रेशन है, ये इवन आउट होता है। हमारे यहाँ पर भी पढ़ने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ से भी मजदूर बाहर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम बजट एलोकेशन करते हैं तो हम संपूर्ण जनसंख्या को देखकर, विचार रखकर उसका एलोकेशन करते हैं। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। और सारी के सारे हेल्थ प्रोग्राम्स को आप यूनिवर्सल बनाइए और एक टॉर्च बेयरर के कहिए कि हम अगर कोई ट्रांजिट में आता है, हम किसी और प्रदेश में जाते हैं ट्रांजिट के अंदर, तो हम क्या इसका लाभ नहीं ले पाएंगे? मुझे लगता है कि हमें एक एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में सेट करना चाहिए और इस बैरियर को तोड़ना चाहिए। आपके प्रीएम्बल के बाद में आता है राइट टू हेल्थ। दिस बिल इज एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन हॉस्पिटल केयर। यह बिल ये भूल जाता है कि अस्पताल के बाहर भी बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं, जिसे हम आउटरीच हेल्थ केयर सर्विसेज कहते हैं। और इन आउटरीच हेल्थ केयर सर्विसेज को हम बेहतर कैसे बनाएं, इनको लोगों तक कैसे बनाएं, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसको भी हमें इस दायरे में लेने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को एंटीनेटल केयर, आयरन फॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स। और अगर हम आउटरीच सर्विसेज को का जिक्र और इसके एम्बिट में नहीं लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य का ढांचा तितर बितर हो जाएगा। एक दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, राइट टू नॉट बी कर्स्ड शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस बिल। उसका उल्लेख नहीं किया है। कोरोना के टाइम में ये उदाहरण आए थे कि अगर किसी ने टीका नहीं लगाया तो गाँव में डराया गया कि राशन नहीं देंगे, नरेगा का भुगतान नहीं करेंगे। हम काउंसलिंग कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं, लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते स्वास्थ्य की वो सेवा लेने के लिए। एक और चीज इसमें मेंशन करनी चाहिए थी, वो थी राइट टू अटेंडेंट। पुनः मैं उदाहरण देती हूँ कि कोरोना में हमने इसको देखा कि किस तरीके से पेशेंट्स को आइसोलेट किया गया, कहीं जगह अखबारों में सुसाइड के केसेस पढ़े गए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मरीज को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ क्रॉस चेक ऑफ क्लिनिकल नेग्लिजेंस बाय नर्सिंग स्टाफ भी देखा जा सकता है अगर उसका अटेंडेंस साथ में रहता है। दूसरा पैरा इस बिल के अंदर है ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इस कानून के अंतर्गत अधिकार निहित और उसके संरक्षण करना ये सरकार की सर्वप्रथम जिम्मेदारी और बाध्यता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में कोई सेवा नहीं मिलती है किसी कारणवश, तो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसको भी आप इस एम्बिट के अंदर लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर कोई अस्पताल कह दे कि ये बहुत सारे अभी चर्चा कर रहे थे कि इक्विपमेंट खराब है, बिजली चली गई है, इन आधारों पर अगर कोई आपको हेल्थ सेवा मुहैया कराने, सर्विस देने से मना करता है, उस कंडीशन के अंदर जब डिनाइल होती है तो उस पेशेंट का क्या अधिकार होगा, इसका ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज और इंस्टीट्यूशंस की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मुझे लगता है बहुत डेप्थ में डिफाइन करना चाहिए। जोधपुर का जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के बाद मैंने उनके बिल को एनालिसिस किया और बिल को एनालिसिस किया तो सारे बिल को जोड़ा तो सिर्फ मात्र 50,000 रुपए आए, सिर्फ मात्र 50,000। तो मैंने शिकायत दर्ज करवाई और मैंने कहा इनके पूरे रिकॉर्ड सीज करके बताइए, क्योंकि ड्रग्स एसेंशियल कैपिंग कर रखी है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, और स्टंट की भारत सरकार ने कैपिंग कर रखी है। चलिए, तो ड्रग्स के नाम पे 16,000 रुपए का बिल आ गया, दवाई जोड़ ली, आईसीयू जोड़ लिए, डॉक्टर्स के सबको जोड़ लिए तो 50,000 रुपए, और बाकी 2,14,000 का बिल उस गरीब के लिए बनाया हुआ था सिर्फ प्रोसीजर के नाम पर, सिर्फ प्रोसीजर के नाम पर। इसको भी कैपिंग करने की जरूरत है। एक तो वो चिरंजीवी में डिनाई कर देते हैं, दादागिरी करते हैं, मर्जी आए वैसी रेट लेते हैं और ऊपर से कहते हैं कि चोर तो चोर और सीनाजोरी भी करते हैं।
सरकार की ट्रांसपेरेंसी का उल्लेख करना भी जरूरी है कि हमारी पॉलिसीज क्या होंगी। उसके बाद में हमें बजट का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसके बजट की नहीं मैं बोलूंगी क्योंकि 3 ही जने कांग्रेस से आए, 29 लोग हैं, 25 दूसरे दल से और कांग्रेस से 3 है। आप उसको रेशियो करके ये समाप्त सूचक की घंटी बजाएं। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी लाने की इस बिल के अंदर बात करी गई है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं लिखा गया। आपके पब्लिक डोमेन में जो ड्राफ्ट था उसके अंदर 6 महीने की अवधि लिखी गई थी। मुझे लगता है जो समय अवधियां आपने यहां से हटाई हैं उसे भी देखने की जरूरत है। हेल्थ केयर मॉनिटरिंग और निगरानी की कोई बात इस बिल के अंदर नहीं करी है, उसको भी एम्बिट में लेना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात रख सकती और प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन की कोई बात आपने नहीं करी। यहां पर जो भी आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं। हम एज वेलफेयर स्टेट अगर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें प्राइवेट हेल्थ केयर डोमिनेट करता है आज की तारीख में। और उसका कारण यह है कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वीक है। हमारे सीएचसी, जो बहुत से वक्ताओं ने यहां पर कहा कि पीएचसी को मजबूत करने की जरूरत है, रेगुलाइजेशन की बात करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आज का ये बिल इस तरीके से धक्के खाए जैसे क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट खा रहा हो। ये प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। इंश्योरेंस स्कीम्स क्या हैं? चिरंजीवी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इंश्योरेंस स्कीम्स क्या है? मैं तो मूलतः इंश्योरेंस स्कीम्स के खिलाफ हूं और मैं सदन में भामाशाह पर भी बोली थी और मैं चिरंजीवी पर भी बोली थी। और ये इनका जो आइडिया है इंश्योरेंस स्कीम्स का, इट इज बेस्ड ऑन पीपल फॉलिंग इल इन लार्ज नंबर्स। प्राइवेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सीएम ने मीटिंग करेंगे और स्टेट की मीटिंग 6 मंथली होगी। ये तो कोई तालमेल ही नहीं बैठेगा। यू हैव टू हैव मोर प्रेजेंटेशन। और कल जीएसटी के बिल पर सदन के उपनेता कह रहे थे और मैं उनकी बात को समर्थन करते हुए ये कहूंगी कि हमारी जो नौकरशाही है वो हमारी मालिक बन रही है। हमारी नौकरशाही हमारी मालिक बन रही है। ये कलेक्टर को आप जो ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी यहां दे रहे हैं, द जोधपुर कलेक्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स होम डिस्ट्रिक्ट फेल एंड हाउ। जब मैं मेरे घर से हॉस्पिटल में ये पता करके जा सकती हूं कि जिस व्यक्ति और मरीज के उपचार की बात वहां पर विवाद उत्पन्न हुआ है वो चिरंजीवी में आता है कि नहीं आता, उसे सुनिश्चित करने के बाद मैं हॉस्पिटल के द्वार पे जाती हूं कि वो आता है, आप उसका लाभ डिनाई नहीं कर सकते। नेचुरल जस्टिस क्या कलेक्टर नहीं कर सकते थे? ये बात पता? क्या नोडल अधिकारी के रूप में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं कर सकते थे इस बात को पता? इट वॉज एन एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन देयर। आई डोंट नो व्हाट स्लीप मोड। और अभी भी चुप है, अभी भी सोए हुए, मग्न हुए हुए। मुझे नहीं पता क्या डीजीआरसी में प्रस्तावित कर दिया उस मैटर को। कब करेंगे वो डीजीआरसी? कब आएगी? मंत्री जी, मंत्री महोदय जी, मंत्री जी सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं, आप बोलिए। मैं जोधपुर प्रकरण में विशेष रूप से आपके कहते। हेलो सर, आपको कार बेचनी थी? हाँ, कहाँ है सर? ये रही। प्रशासन की विफलता से गिरती है। एडीएम, एसडीएम, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ और उसके सामने मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट एसोसिएशन डंका बजा के छाती ठोक के कहता है कि ये चिरंजीवी में नहीं आता। और मैं वहां कहती रह गई कि मैं चिरंजीवी में आता है। मैंने मेरी गाड़ी का गेयर पता करने के बाद लगाया।
है। I could override the collector because I was a vigilant legislator. I knew the rules. मैं पढ़ के आती हूं। लेकर आए, हमने कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं किया राइट टू हेल्थ पे। आज जब आप सदन में अपना वक्तव्य दें तो ऐसे प्रशासनिक फेलियर के ऊपर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और नेतृत्व की छवि छोड़िए कि आप तुरंत प्रभाव से वो फाइल मंगाइए और मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आज यहां टेबल करूंगी उस प्रकरण की। आपके कथित जवाब के अंदर आपका जो पन्ना आया था वो भी मैंने पढ़ा और उस अधिकारी को सस्पेंड कर दीजिए ना जिसने वो कागज भेजा। उसने आपके जवाब के अंदर हॉस्पिटल का कथन लिख के भेजा है, हॉस्पिटल का कथन। वो सीएमएचओ की जांच नहीं है, वो हॉस्पिटल का कथन है। और सीएमएचओ हॉस्पिटल का कथन लिख रहा है तो हम किसके क्या बन रहे हैं? क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। आज जब आप सदन में कहें तो एक उदाहरण सेट कीजिए कि ऐसी दादागिरी करने वाले अस्पतालों का इंपैनलमेंट कैंसिल हो जैसे सीकर के अंदर सीकर के कलेक्टर ने किया। अगर कलेक्टर नहीं कर पा रहा तो आप कीजिए। एक सरकार का विधायक इतना मजबूर हो जाता है क्योंकि प्रशासन फेल हो जाता है, क्योंकि कलेक्टर फेल हो जाता है। और गरीब की आवाज बनने के लिए हम यहां पर आए हैं सदन के अंदर। वो आम व्यक्ति चिरंजीवी का आप अगर पढ़ेंगे तो कहता है कि ये योजना हम उस गरीब के लिए, उस आम के लिए, उस निराश्रित व्यक्ति के लिए लेकर आए। अगर उसकी हर बार क्या एक विधायक को आना पड़ेगा उस निराश्रित की आवाज बनने के लिए? क्या हम हमारे प्रशासन को जगाएंगे नहीं? क्या हम उसको संवेदनशीलता नहीं देंगे कि इस तरह की शिकायत आएगी तो हम उसके ऊपर कड़े रुख लेंगे? आज आप उसको अनाउंस करिएगा इस सदन के अंदर कि उसका इंपैनलमेंट कैंसिल किया जाए। थैंक यू। क्यों एम्पैनलमेंट कैंसिल करना है? रिजाइन क्यों करना है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी और मुझे पूरी उम्मीद है उनका सशक्त नेतृत्व। धन्यवाद। हाँ बस लास्ट में फिनिश कर रही हूँ जी, लास्ट में फिनिश कर रही हूँ। राइट टू हेल्थ एक हिस्टोरिक मोमेंट आज हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। राठौर साहब हैं नहीं, बैठे थे, अभी बोल रहे थे और सांगानेर से आए हुए माननीय सदस्य बोल रहे थे और मैं सुन रही थी उनकी स्पीच को। कुपोषण, एनसीडी से मौतें, एनएचएस, एनएफएस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, आईएमए के प्रस्ताव आए कि नहीं आए और बीच बीच में ये बताना कि 19 धाराओं को पढ़ा है। जो एक महल उन्होंने गढ़ा, बिल के 1-2 क्लॉज के आवाज सारी बातें उन्होंने करी। ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य के ढांचे के ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं, ना कि राइट टू हेल्थ बिल पर। और इनको अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल की ज्यादा चिंता थी कि किसी भी तरह दबाव में वो खुल जाए तो मैं भी वोटों में जा सकूं। इनका एजेंडा बिहाइंड द कर्टन यही था और पूरी बातें कर कर बीरबल की खिचड़ी बना दी राइट टू हेल्थ को राठौर साहब ने। एक बात उन्होंने जरूर करी, क्लॉज 3C की बता दिया मैंने, टेबल कर रही हूं मैं, टेबल कर रही हूं सारा मैं। प्लीज 3C की बात सुनिए माननीय सदस्य। जब जब आपके साथ की जरूरत होगी मैं ले लूंगी, वैसे मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। चलिए लास्ट के 2 पॉइंट्स पे मैं कंक्लूड कर रही हूं। 3C की बात राठौर साहब ने करी कि इमरजेंसी के अंदर आप निशुल्क करके एक पंडारा बॉक्स खोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपको पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी। मुझे तो पहले भाजपा के सदस्य ये बताएं कि आप गरीब आम व्यक्ति नर में नारायण ढूंढते हैं जिसको नर के पीछे हैं, उस गरीब के पीछे हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल जो शोषण करते हैं उसके पीछे हैं? ये बताइए, इसका जवाब दीजिएगा। इमरजेंसी के अंदर हम कैसा कहें कि पैसे लीजिए? मुझे लगता है कि उसको निशुल्क होना चाहिए। और दूसरी बात, जो डॉक्टर्स की आशंका आज इमरजेंसी सर्विस को निशुल्क करने की है, मैं सदन से आश्वस्त करती हूं कि जब इसके रूल्स बनेंगे तो उन आशंकाओं को भी दूर किया जाएगा। आज प्राइवेट सेक्टर के 890 अस्पताल चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है और उन सबको पूरा का पूरा रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये क्लॉज नहीं डालेंगे तो आज जिस तरीके से जोधपुर के अंदर हुआ, कोई भी जना जो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने आएगा उसको ये पहले कहते हैं कि आप पहले इंटेंट कंसेंट साइन कीजिए, इन्फॉर्म कंसेंट। उसके ऊपर ये जबरदस्ती, वो तो मरा हुआ मृत हालत में आता है, कंसेंट साइन करा देते हैं कि चिरंजीवी नहीं चाहिए, पहले पैसे जमा कराए। वो जिसकी जीवन और मृत्यु की लड़ाई है वो आपसे जिदेगा? वो पैसे जमा कराता है कि इलाज शुरू कीजिए, किसी भी कारण हमारी इलाज, पैसे ना जमा कराने के कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी जीवन चला जाए उस व्यक्ति का। उस लड़ाई के बीच में आप कह रहे हैं नहीं, यू आर फेवरिंग द प्राइवेट एंटिटी। आप पूंजीपतियों की पार्टी हैं और हर बात में आपकी ये बात झलकती है। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, कंक्लूड करती हूं कि इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। स्वास्थ्य अधिकारों को हमने कानूनी जामा पहनाया है और इस स्वास्थ्य सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध हो सके, ये एक महत्वपूर्ण कदम उसके अंदर है। मैं सरकार का
स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं एंड आई विड्रॉ माय अमेंडमेंट इन फेवर ऑफ दिस बिल। थैंक यू। श्री जोराराम जी कुमार। माननीय सभापति महोदय जी, आपने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक